प्रस्तावना, एक चिरस्थायी संघर्ष की गाथा। नमस्कार देवियों और सज्जनों, मैं हूं आपका दोस्त और आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो दशकों से हमारे दिलों और दिमागों में बसा हुआ है। हम बात कर रहे हैं भारत और पाकिस्तान की, दो ऐसे पड़ोसी जिनका रिश्ता दुर्भाग्यवश कभी मधुर और सौहार्दपूर्ण नहीं रहा। आज हम इस जटिल और संवेदनशील कहानी के पन्नों को पलटेंगे, यह जानने का प्रयास करेंगे कि इन दोनों राष्ट्रों के बीच अब तक कितने युद्ध हुए, उन युद्धों के पीछे के कारण क्या थे और वर्तमान में आज के परिप्रेक्ष्य में हालात कैसे हैं। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं यह पड़ताल, यह जानने की कोशिश कि आखिर भारत पाकिस्तान के बीच अब तक क्या क्या हुआ। यह सिर्फ आंकड़ों या तारीखों का लेखा जोखा नहीं होगा, बल्कि उन मानवीय संवेदनाओं और राष्ट्रीय आकांक्षाओं को समझने का एक प्रयास होगा जो इन संघर्षों के मूल में रही है। तैयार हो जाइए एक ऐसी कहानी सुनने के लिए जो हमें सोचने पर मजबूर कर देगी। भारत और पाकिस्तान, दो पड़ोसी जिनका रिश्ता कभी दोस्ताना नहीं रहा। आज हम जानेंगे कि इन दोनों के बीच अब तक कितने युद्ध हुए, क्यों हुए और अब हालात कैसे हैं। पहला पड़ाव 1943, स्वतंत्रता के साथ जन्मा विवाद। देवियों और सज्जनों, हमारी कहानी का आरंभ होता है वर्ष 1941 से। वह वर्ष जब भारत ने सदियों की गुलामी के बाद स्वतंत्रता का सूर्योदय देखा। परंतु इस स्वतंत्रता के साथ ही आया विभाजन का दर्द और उसी विभाजन की कोख से जन्मा एक ऐसा विवाद जिसने दोनों नवजात राष्ट्रों के बीच संबंधों में स्थायी कड़वाहट घोल दी। कश्मीर का मसला। पाकिस्तान अपनी स्थापना के साथ ही कश्मीर को अपने हिस्से के रूप में देखता था और उसने जल्द ही अपनी मंशा स्पष्ट कर दी। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने कबायली लड़ाकों, जिन्हें पाकिस्तानी सेना का अप्रत्यक्ष समर्थन प्राप्त था, को जम्मू कश्मीर पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया। महाराजा हरि सिंह ने जब देखा कि स्थिति नियंत्रण से बाहर हो रही है और उनकी रियासत का अस्तित्व खतरे में है, तो उन्होंने भारत से सैन्य सहायता की गुहार लगाई। यह एक निर्णायक मोड़ था, एक ऐसा क्षण जिसने इतिहास की धारा को बदल दिया। भारत ने सहायता की अपील स्वीकार की, परंतु एक शर्त के साथ कि महाराजा हरि सिंह जम्मू कश्मीर का भारत में विधिवत विलय करेंगे। 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर हुए और अगले ही दिन भारतीय सेना के जवान कश्मीर की धरती पर उतर चुके थे। यह भारत और पाकिस्तान के बीच पहले प्रत्यक्ष सैन्य संघर्ष की शुरुआत थी। अंततः जब युद्ध एक ऐसे बिंदु पर पहुंच गया जहां कोई निर्णायक जीत संभव नहीं दिख रही थी, तब भारत इस मामले को संयुक्त राष्ट्र में ले गया। संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप के बाद 1 जनवरी 1943 को युद्ध विराम लागू हुआ। परंतु इस युद्ध विराम ने समस्या का समाधान नहीं किया, बल्कि उसे एक तरह से स्थिर कर दिया। कश्मीर दो हिस्सों में विभाजित हो गया। एक हिस्सा जम्मू और कश्मीर भारत के नियंत्रण में रहा, जबकि दूसरा हिस्सा, जिसे आजाद कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान कहा जाता है, पाकिस्तान के कब्जे में चला गया। दूसरा अध्याय 1966, ऑपरेशन जिब्राल्टर और ताशकंद की राह। समय का चक्र घूमता रहा और लगभग 18 वर्षों की एक असहज शांति के बाद 1966 में भारत और पाकिस्तान एक बार फिर युद्ध के मैदान में आमने सामने थे। पाकिस्तान के तत्कालीन नेतृत्व, विशेषकर राष्ट्रपति अयूब खान, को यह भ्रम था कि 1967 के चीन भारत युद्ध के बाद भारतीय सेना का मनोबल कमजोर है और कश्मीर की जनता भारतीय शासन से असंतुष्ट होकर विद्रोह के लिए तैयार बैठी है। अगस्त 1966 में यह योजना क्रियान्वित की गई और हजारों घुसपैठिए नियंत्रण रेखा पार कर भारतीय कश्मीर में दाखिल हो गए। परंतु पाकिस्तान का यह दांव उल्टा पड़ गया। कश्मीर की जनता ने, जिसकी वफादारी पर पाकिस्तान को इतना भरोसा था, इन घुसपैठियों का साथ नहीं दिया। इसके विपरीत स्थानीय कश्मीरियों ने ही भारतीय सुरक्षा बलों को इन घुसपैठियों की जानकारी दी, जिससे भारत सरकार तुरंत सचेत हो गई। भारतीय सेना ने न केवल कश्मीर में घुसपैठियों के सफाई का अभियान चलाया, बल्कि पश्चिमी सीमा पर एक व्यापक जवाबी हमला भी शुरू कर दिया। पहली बार दोनों देशों की सेनाएं अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पूरी ताकत से भिड़ रही थी। पंजाब के खेतों में टैंकों की भीषण लड़ाइयां हुई, जिनमें असल उत्तर और खेमकरण सेक्टर की लड़ाइयां प्रमुख हैं। भारतीय वायुसेना ने भी पाकिस्तानी हवाई ठिकानों पर हमले किए। अंततः अंतर्राष्ट्रीय दबाव, विशेषकर संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका और सोवियत संघ के हस्तक्षेप के बाद
दोनों देश युद्ध विराम के लिए सहमत हुए। इसके बाद सोवियत संघ की मध्यस्थता में जनवरी 1967 में ताशकंद, वर्तमान उज्बेकिस्तान की राजधानी, में भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच एक समझौता हुआ, जिसे ताशकंद समझौते के नाम से जाना जाता है। देवियों और सज्जनों, अब हम पहुंचते हैं वर्ष 1971 में, एक ऐसा वर्ष जिसने दक्षिण एशिया के मानचित्र को हमेशा के लिए बदल दिया। इस बार संघर्ष का केंद्र कश्मीर नहीं, बल्कि पूर्वी पाकिस्तान, जो आज बांग्लादेश है, था। 1947 में पाकिस्तान के निर्माण के समय से ही पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान के बीच भाषाई, सांस्कृतिक और आर्थिक असमानताएं विद्यमान थीं। पश्चिमी पाकिस्तान का राजनीतिक और सैन्य प्रभुत्व था और पूर्वी पाकिस्तान की बंगाली आबादी स्वयं को उपेक्षित और शोषित महसूस कर रही थी। परंतु पश्चिमी पाकिस्तान के सैन्य शासकों ने अवामी लीग को सत्ता सौंपने से इनकार कर दिया और इसके बजाय पूर्वी पाकिस्तान में क्रूर सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी, जिसे ऑपरेशन सर्चलाइट का नाम दिया गया। पाकिस्तानी सेना ने बंगाली बुद्धिजीवियों, छात्रों और आम नागरिकों का बर्बरतापूर्वक दमन किया, जिसके परिणाम स्वरूप लाखों लोग मारे गए और लगभग 1 करोड़ शरणार्थी अपनी जान बचाने के लिए भागकर भारत आ गए। भारत के लिए यह एक विकट मानवीय संकट था और साथ ही एक गंभीर सुरक्षा चुनौती भी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से हस्तक्षेप की अपील की, परंतु कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। भारत पर इन शरणार्थियों का बोझ बढ़ता जा रहा था और पूर्वी पाकिस्तान में हो रहे अत्याचारों को मूक दर्शक बनकर देखना भी संभव नहीं था। भारत ने पूर्वी पाकिस्तान के स्वतंत्रता संग्राम, जिसे मुक्ति वाहिनी लड़ रही थी, को नैतिक और सामग्री समर्थन देना प्रारंभ किया। स्थिति तब और बिगड़ गई जब 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने पश्चिमी सीमा पर भारतीय हवाई अड्डों पर अचानक हमला कर दिया, जिसके साथ ही भारत और पाकिस्तान के बीच तीसरे युद्ध की औपचारिक शुरुआत हो गई। यह युद्ध मात्र 13 दिनों तक चला और इसका अंत भारतीय सेना के लिए एक शानदार और निर्णायक विजय के साथ हुआ। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना के पूर्वी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. नियाजी ने ढाका में भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के समक्ष लगभग 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप पूर्वी पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र बांग्लादेश के रूप में विश्व मानचित्र पर उभरा। लगभग 3 दशकों की सापेक्षिक शांति के बाद जब ऐसा लगने लगा था कि शायद दोनों देश युद्ध की विभीषिका से कुछ सबक सीख चुके हैं, तभी 1999 की गर्मियों में एक बार फिर संघर्ष के बादल मंडराने लगे। इस बार युद्ध का मैदान बना जम्मू कश्मीर का कारगिल क्षेत्र, जो अपनी दुर्गम ऊंची बर्फीली चोटियों के लिए जाना जाता है। सर्दियों में यहां भीषण ठंड और बर्फबारी के कारण भारतीय और पाकिस्तानी सेनाएं अपनी अग्रिम चौकियों को खाली कर देती थीं और गर्मियों में वापस लौट आती थीं। परंतु 1999 की शुरुआत में पाकिस्तान ने इस अलिखित समझौते का उल्लंघन करते हुए अपने नियमित सैनिकों और कुछ आतंकवादियों को घुसपैठियों के रूप में भारतीय नियंत्रण वाली महत्वपूर्ण चोटियों पर कब्जा करने के लिए भेज दिया। मई 1999 में जब भारतीय सेना को इस घुसपैठ की व्यापकता का पता चला तो हड़कंप मच गया। यह एक सीमित घुसपैठ नहीं, बल्कि एक सुनियोजित सैन्य कार्रवाई थी। भारत सरकार ने तुरंत ऑपरेशन विजय शुरू करने का आदेश दिया, जिसका लक्ष्य इन सभी कब्जा की गई चोटियों को पाकिस्तानी घुसपैठियों से मुक्त कराना था। यह युद्ध अत्यंत कठिन परिस्थितियों में लड़ा गया। भारतीय सैनिकों को खड़ी चढ़ाई, ऑक्सीजन की कमी और दुश्मन की गोलियों का सामना करते हुए ऊपर की ओर बढ़ना था, जहां दुश्मन पहले से ही मजबूत स्थिति में बैठा था। तोलोलिंग, टाइगर हिल, पॉइंट 4875 जैसी चोटियां भीषण युद्ध की साक्षी बनी, जहां भारतीय जांबाजों ने अदम्य साहस, वीरता और बलिदान का परिचय देते हुए एक-एक इंच जमीन वापस हासिल की। लगभग 2 महीने चले इस संघर्ष के बाद जुलाई 1999 तक भारतीय सेना ने अपनी सभी कब्जा की गई चौकियों को सफलतापूर्वक वापस हासिल कर लिया। पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारी निंदा का सामना करना पड़ा, क्योंकि यह स्पष्ट हो गया था कि यह घुसपैठ पाकिस्तानी सेना द्वारा प्रायोजित थी। चिंतनशील स्वर में तो देवियों और सज्जनों, इतिहास के इन रक्त रंजित अध्यायों से गुजरते हुए
अब हम वर्तमान के द्वार पर खड़े हैं। मान लीजिए वर्ष 2025 के परिप्रेक्ष्य में हम इस स्थिति का आकलन कर रहे हैं। 4 बड़े युद्धों और अनगिनत छोटी मोटी झड़पों के बाद क्या भारत और पाकिस्तान के बीच स्थायी शांति स्थापित हो पाई है? क्या हमने अतीत की गलतियों से कोई सबक सीखा है? दुर्भाग्यवश इन प्रश्नों का उत्तर बहुत उत्साहजनक नहीं है। वास्तविकता यह है कि नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तनाव आज भी एक स्थायी विशेषता बनी हुई है। आए दिन संघर्ष विराम उल्लंघन की खबरें आती रहती हैं, जिनमें दोनों ओर के सैनिक और कभी-कभी निर्दोष नागरिक भी हताहत होते हैं। पाकिस्तान की ओर से आतंकवादियों की घुसपैठ कराने की कोशिशें निरंतर जारी रहती हैं, जिन्हें भारतीय सुरक्षा बल विफल करते रहते हैं। आतंकवाद, विशेषकर सीमा पार से प्रायोजित आतंकवाद, भारत के लिए एक गंभीर और निरंतर चिंता का विषय बना हुआ है। भारत ने कई बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान को आतंकवाद का समर्थन करने के पुख्ता सबूत पेश किए हैं, लेकिन पाकिस्तान हमेशा इन आरोपों से इनकार करता आया है, जिसे कूटनीतिक भाषा में डिनायल मोड कहते हैं। इस प्रकार दोनों देश एक प्रकार के नो वॉर नो पीस, यानी न युद्ध न शांति की स्थिति में फंसे हुए प्रतीत होते हैं। गंभीर लेकिन शांत अंदाज में तो देवियों और सज्जनों, आज हमने भारत और पाकिस्तान के बीच हुए संघर्षों की एक लंबी और दुखद यात्रा का अवलोकन किया। 1947 से लेकर आज तक इन युद्धों और झड़पों में हजारों लाखों जानें गई हैं, अनगिनत परिवार उजड़े हैं और दोनों देशों के संसाधनों का भारी अपव्यय हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि इन सब कुर्बानियों के बाद भी क्या हम किसी समाधान पर पहुंच पाए हैं? दुर्भाग्य से जो मूल मसला था, विशेषकर कश्मीर का, वह आज भी वहीं का वहीं खड़ा है, एक ऐसे कांटे की तरह जो दोनों देशों के संबंधों में निरंतर चुभता रहता है। अब सवाल यह उठता है कि क्या हम इसी तरह बार बार इतिहास को दोहराते रहेंगे? क्या हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इसी नफरत और अविश्वास के साए में जीने को विवश होंगी? या फिर क्या कोई ऐसा रास्ता है, कोई ऐसी संभावना है जिससे हम इस अंतहीन संघर्ष के चक्र को तोड़कर शांति और सहयोग का एक नया अध्याय लिख सकें? यह प्रश्न आज दोनों देशों के नीति नियंताओं, बुद्धिजीवियों और सबसे महत्वपूर्ण आम नागरिकों के समक्ष एक चुनौती बनकर खड़ा है। क्या हम बार बार जंग लड़ते रहेंगे या शांति का रास्ता ढूंढेंगे? अब फैसला हमें और आपको, हम सबको मिलकर करना है कि हम अपनी ऊर्जा और अपने संसाधन जंग की तैयारियों में झोंकते रहेंगे या फिर अपने नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने, उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य और समृद्धि देने में लगाएंगे।